सुशील जी एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी भी नया हाई लगाएगा, निफ्टी आईटी पर भी आप बुलिश हैं। अगर रुपये में बॉटम बन गया तो फिर मैं दो में से एक तो गलत होगा फिर। नहीं, देखिए, विरोधाभास कभी होते ही नहीं है संसार में। एन रैंड के एक फेमस नॉवेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया था, फाउंटेन हेड में, whenever you are facing a contradiction, check your premises. Premises यानी assumptions. तो बुद्धि को गलत दिशा में लोग लगा के धकेलते रहते हैं। अगर आईटी अपनी, ये बात बहुत बार हो चुकी है पिछले 15 साल में आपके चैनल पे, 3 महीने पहले भी हमने ये बात की थी। किसी भी आईटी कंपनी के सीएफओ को उसकी सैलरी या बोनस रुपये डॉलर पे सट्टा खेलने के लिए बिल्कुल नहीं मिलता है। उसका काम है टाइम टू टाइम अप्रोप्रिएट हेजेस करना। तो अगर रुपया बढ़ गया या रुपया घट गया, उसके कारण रुपी बैलेंस शीट पे, रुपी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर करेंसी के कारण कोई करेंसी का ट्रांसलेशन गेन होना ही नहीं चाहिए आईटी कंपनी में, नहीं तो इनकी पी रेशियो 2 हो जाएगी। ट्रेडिंग का धंधा करेंगे तो पी रेशियो 2 हो जाएगी। 2 की पी रेशियो किसी की हुई नहीं है ना, क्योंकि कोई सा भी करेंसी की ट्रेडिंग करता नहीं है, हेज करते हैं। फिर करेंसी के मूवमेंट से आईटी कंपनीज का बिजनेस कैसे इंपैक्ट होता है? जब डॉलर कमजोर बढ़ता जा रहा था, रुपी घटता जा रहा था, आईटी कंपनियों की रिलेटिव कॉम्पिटिटिवनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती जा रही थी। और स्टॉक मार्केट क्या है, पैनिक करके पहले आईटी के स्टॉक्स को बेच देता। आईटी के स्टॉक्स निफ्टी की साइकिल पे सबसे पहले घटते हैं और सबसे पहले बढ़ते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये 20 साल से चल रही है साइकिल, जब तक चल रही है इसका आनंद लेंगे, हम इस पैटर्न को ट्रेड करते रहेंगे। तो कॉम्पिटिटिवनेस जब बढ़ जाएगी बिडिंग की, आज के 4 महीने पहले, 5-6 महीने पहले $1 का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वो बिड करते थे तो उनको 85 रुपया मिलता था। अब $1 का कॉन्ट्रैक्ट बिड करेंगे तो 95 रुपया मिलेगा। तो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है बिडिंग की प्रोसेस में, कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग प्रोसेस में। तो बिजनेस का फ्लो करेंसी के टूट जाने से ज्यादा सहूलियत हो जाती है। मार्जिन्स करेंसी के कारण चेंज नहीं होते। तो अब अगर ऑलरेडी आईटी कंपनियों ने ठूस के ऑर्डर्स भर लिए होंगे, तो वो फंडामेंटल एनालिस्ट का काम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑर्डर बुक स्कोर, अर्निंग्स को ट्रैक करना। तो जब फंडामेंटल बीटा इनके फेवर में आ जाता है, फंडामेंटल बीटा की मैं बात कर रहा हूं, और मार्केट का बीटा क्या है कि ये लीड करते हैं। तो जैसे ये डॉलर मजबूत होने लगेगा, देखिए एफआईआईस की सेलिंग के कारण डॉलर नहीं, रुपया नहीं टूटता है। एक इतने बड़े राष्ट्र के लिए जो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी हो गया है, 3rd लार्जेस्ट भी हम हो जाएंगे शायद 8-10 महीने में, 12 महीने में। तो ऐसे में एफआईआईस की बाइंग और सेलिंग से क्या फर्क पड़ता है मैं बताता हूँ। एफआईआई की सेलिंग के कारण डॉलर टूट गया, रुपया टूट गया, ऐसा नहीं होता है। तो जब रुपया मजबूत होने लगता है, एफआईआईस को करेंसी हेजिंग का कंपल्शन नहीं रहता है और हमारे मार्केट में उनको ज्यादा मिठास नजर आती है। इसलिए स्क्यूड बीटा है, डिस्प्रपोर्शनेटली एसिमेट्रिक बीटा है। बढ़ते डॉलर, बढ़ते रुपए के सामने शेयर बाजार 1.8 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली, आप अगर कोरिलेशन निकालो लास्ट 40 साल के डेटा का, 2 अलग अलग पीरियड्स में सेपरेट करो, बढ़ता बाजार और घटता बाजार, तो बढ़ती निफ्टी में 1.8 टाइम्स चेंज आ जाता है, करीब करीब 1.79 टू 1.8 टाइम्स कंपेयर टू द चेंज इन करेंसी। तो इसलिए फंडामेंटल बीटा के साथ साथ जो आईटी के स्टॉक्स की निफ्टी के साथ भी बीटा है, वो कंबाइंड होकर छद्म रचती है। और लोग पुराने निकले हुए सांप को लकीर समझ के पीटते रहते, लकीर को पीटते रहते सांप समझ के। मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। तो इसलिए आईटी की जो चार्ट जिस तरीके से पोजीशनड है और इस मार्केट वीकनेस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, ये कोई तरह का मैनिपुलेशन नहीं, यही पढ़ाई लिखाई वाला काम है कि आईटी के स्टॉक्स सबसे पहले भागेंगे। और इस बार भी वही हो रहा है, क्योंकि इस बार एआई को लेकर इनको और ज्यादा कूट दिया गया। तो हम लॉन्ग टर्म कॉल कि टीसीएस 3 साल में डबल होगा कि नहीं, वो हम बाद में लेंगे 3-6 महीने बाद। पहले तो एक बार यहाँ से 25-30% तक टीसीएस, 30-35% तक विप्रो, 27-28% तक इन्फोसिस, और आपके एचसीएल, टेक और टेक महिंद्रा 40-45% बढ़ जाए, ऐसा व्यू हम पिछले 15 दिन से मेंटेन कर रहे हैं। और अब आईटी स्टॉक्स में बाई सिग्नल आ चुका है। बिल्कुल। देखिए सुशील जी, जो एक सुबह मेरे को भी एक रिस्क लग रहा था कि एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी डॉलर रुपये में, लेकिन इवेंचुअली एक वीक करेंसी है और अब 94-19 पे तो ऑलरेडी आ गए हम, 93-50 पे खुलने के बाद, 93-59 पे खुलने के बाद। और अब वॉल्यूम्स ऑफशोर शिफ्ट हो जाएंगे। आप बैंकों को बोल सकते हैं कि अपनी ओपन पोजीशंस कट कर दीजिए, लेकिन अगर करेंसी में इनहेरेंट स्ट्रेंथ नहीं है
तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे बियॉन्ड द पॉइंट? देखिए, हर चीज के ऊपर सवाल तो उठाना हर इंटेलिजेंट इंसान का धर्म है, पर इकोनॉमिक्स की किताब का जो आखिरी पन्ना है, जो कभी छपा ही नहीं, और मैं कई बार आपको ये कह चुका हूं, लोग ये जो पूछते हैं ना, अक्कल बड़ी की भैंस, और मेरा उत्तर ये रहता है कि सवाल गलत है। ना अक्कल बड़ी न भैंस बड़ी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 200 साल के सेंट्रल बैंकिंग के इतिहास में हर स्पेक्यूलेटर और इन्वेस्टर इस बात को अच्छी तरह से जानता है, यू नेवर फाइट द सेंट्रल बैंकर। और इस बार सेंट्रल बैंकर को जो प्रश्नात्मक दृष्टि से लोग देख रहे हैं, वास्तव में वरदान साबित होगा कि इतना बड़ा रिकॉर्ड मुनाफा एक तरफा डॉलर की तेजी के सट्टे पे करके जो इंडियन बैंक्स बैठे हैं, और इस डिसलोकेशन के कारण कि लिक्विडिटी कम हो जाएगी लोकल मार्केट में और ऑफशोरिंग का काम सारे बैंक्स उस अनुपात में नहीं कर पाएंगे, तो सट्टे के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा होगा कि रेगुलेटर या एक्सचेंज के दबाव के कारण लोगों का प्रॉफिट बुक हो गया। तो मैं अपनी एनालिसिस को जिस तरीके से चार्ट को देखता हूं, उसको भी बदलने के कोई संजोग नहीं दिख रहे हैं। 95 के नीचे नीचे अगर आज हम बंद हो गए, तो ये फर्म ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होगा, और जो भी आज का हाईएस्ट भाव छपा है, उसको स्टॉप लॉस रखकर हमने अपने सारे क्लाइंट्स को ये ऑलरेडी सलाह दे दी कि आज का जो हाई छपा है या फ्राइडे का जो हाई छपा था, आप उसको स्टॉप लॉस पकड़ लो, और 95 के नीचे नीचे बंद होता है तो डॉलर की तेजी खत्म और रुपया आगे मजबूत होगा। कि और अभी तो साथ में अनुज, इसमें 94, देखिए, हाँ। क्रूड पर भी जो 102 का जो भाव आ गया और जो पेंडिमोनियम बना हुआ है, अगर मैं आपको एक क्रूड की चार्ट मेरे स्क्रीन से डिस्प्ले कर सकूं, और आप ये देखो, पीसीआर से मेरा अनुरोध है कि एक बार इस चार्ट को तो दिखाएं। मैं आवरली में जूम नहीं कर पा रहा, कुछ माउस में डिफिकल्टी है। आज का ये जो हाई है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके बाद यहां से ब्लैक लाइन में 73 तक कोलैप्स करेगा, फिर वापस एक बार 102 अगर आ गया तो आश्चर्य नहीं है, और उसके बाद हम 53 तक जाएंगे। और उस चार्ट की खूबसूरती देखिए, गोल्ड ने और सिल्वर ने ऑलरेडी ये ब्लैक लाइन वाला पाथ ट्रेस कर लिया। यहां ऑल टाइम हाई से गोल्ड सिल्वर ऑलरेडी यहां तक 72 इक्विवेलेंट क्रूड तक आके, अगली चाल जो क्रूड में बनेगी 72 आके 103 वाली, उसको शुरू कर चुके हैं। तो क्रूड गोल्ड सिल्वर के पीछे चल रहा है, और ये कमोडिटीज की स्पेकुलेटिव साइकिल, लीड लैग इफेक्ट्स, स्टैटिस्टिकल कोरिलेशंस, चारों तरफ फियर बना दिया गया। ट्रंप ईरान का तेल ले लेगा, ट्रंप ये ले लेगा। एक तरफ तो ट्रंप 2 महीने पहले ऐसा था कि एवरीथिंग अबाउट हिम वाज अ जोक, ना उसको सारे लोग भगवान बना रहे। संसार है, चलेगा। और भाव जो बनते हैं, वो सारे लोगों के ट्रेडिंग के एक्सपोजर को मिलाकर एक कलेक्टिव विजडम, द विजडम ऑफ क्राउड्स है। तो अगर यहां से क्रूड भी बुरी तरह से एक बार टूटता है यहां से वापस, और अगर ये रुपया मजबूत होता है, तो मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में इस वक्त मंदी का व्यापार ढूंढने वाले पछतावा करेंगे। वापस 27,000 की निफ्टी कोई अनहोनी बात नहीं है। आज सवेरे सवेरे 7 बजे मैंने सारे वर्ल्ड मार्केट्स की एनालिसिस की, एक रिकॉर्डेड वीडियो अपने क्लाइंट्स के साथ साझा की। कोरिया जैसा मार्केट जिसपे हमें बहुत ज्यादा बेतहाशा मंदी लगती है, 15% का रिबाउंड वहां पे, 12-13% का निक्की पे, हांगसेंग और शंघाई कंपोसाइट न्यू हाई पे चले जाए, डेक्स न्यू हाई पे चला जाए, इवन तेल अवीव 35 जो एपिसेंटर है वॉर का, वो इंडेक्स भी लग रही है कि एक बार न्यू हाई मारेगा। हम थोड़ा सा दबी जबान में नैस्डैक 8% और S&P 7% तक की एक बार अपेक्षा करते हैं, पर वो भी क्रॉसओवर हो गए तो नए हाईज आ सकते हैं। तो देखिए, जो एक्सट्रीम फियर जब वर्ल्ड में बनता है ना, वो एक सेंटीमेंट का और मार्केट साइकिल का रीसेट होता है। और इस एक्सट्रीम फियर के बावजूद हम बस यहीं तक गिरे हैं। अगर आप इस बात को ध्यान करोगे, तो जैसे जैसे बाई सिग्नल्स आएंगे, बुद्धि को सस्पेंड करके मार्केट के साथ चल पाना संभव हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम थोड़ा सा ग्लोबल और मैक्रो बात ही कर पाए, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा भी अपनी चर्चा को हम लिमिटेड रखेंगे इस मार्केट में। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार आपसे फिर बात होगी। इस शो को यहीं समेट रहे हैं। मार्केट